लगता है बीजेपी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। देश भर में अभिजीत दीपके की टीम ने स्कूल ठीक करो अभियान चला रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम उसके बाद अभियान चलाएंगे अस्पताल ठीक करो। तो स्कूल ठीक करो, अस्पताल ठीक करो। वहीं बीजेपी लगातार इमोशनल मुद्दे पर खेल रही है। अब उसका आरोप है कि वंदे मातरम जो अभी संसद से बिल पास हुआ है कि वंदे मातरम के अपमान पर आपको सजा मिलेगी, उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। अमित शाह ने आरोप लगाया, लेकिन सोचिए तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये दो तस्वीरें हैं। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने शेयर किया है। ये पहली तस्वीर है धमतरी छत्तीसगढ़ के। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तिरंगा के बदले बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है। इस तस्वीर में भी आप देखिए कि बीजेपी का झंडा फहराया जा रहा है। अब बताइए कि कौन देश का अपमान कर रहा है, कौन राष्ट्र का अपमान कर रहा है। सोचिए, आरएसएस ने 50 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, ये सबको पता है। जब तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के तौर पर स्वीकृत किया गया तो तिरंगे में जो अशोक चक्र लगा है, जो सम्राट अशोक के राज से लिया गया है, जिस टीम में बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे, इसका भी आरएसएस ने विरोध किया था। ये बात प्रियंका भारती ने न्यूज चैनल पर खुलासा किया है। एक तो और अजीबोगरीब वाकया हुआ, ये है बीजेपी के प्रवक्ता त्यागी। ये वंदे मातरम पर कह रहे थे कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। प्रियंका भारती ने कहा, जो जेएनयू से पीएचडी स्कॉलर हैं, कि बीजेपी के प्रवक्ता को कि आप वंदे मातरम हमें सुना दीजिए, फिर हम मान लेंगे। फिर क्या था, वो बंदा बीजेपी का प्रवक्ता आधा घंटे तक गायब हो गया। वही सीन दोहराया दिया गया जो गौरव वल्लभ ने पूछा था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, संबित पात्रा से। इस बार वंदे मातरम पर मामला फंस गया। संसद में भी वंदे मातरम गाया नहीं गया लोगों द्वारा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई। तो खैर ये तो तमाम राजनीति है, लेकिन सोचिए कि बीजेपी के नेता क्या स्कूल अस्पताल के बदले राजनीति सिर्फ इमोशनल कार्ड पर खेल रहे हैं। पिछले 12 साल से वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त की तस्वीरें हैं, वो गाय को, बछड़े को चारा खिला रहे हैं, मोर को चारा खिला रहे हैं। लेकिन सोचिए इस देश की स्कूलों की तस्वीरें सामने आ रही है। 15 अगस्त के दिन ही यूपी में स्कूल का छज्जा गिरना से एक छात्र की मौत हो गई। महाराष्ट्र में भी हादसा हुआ। देश भर में स्कूल की तस्वीरें आ रही हैं। योगी रामदेव ने भी अब तो कह दिया है कि मुझे फिर से आंदोलन न करना पड़ जाए, सरकार को समझना पड़ेगा, रुख बदल गया है, हवा बदल गया है। तो क्या सचमुच बीजेपी का जो पूरा जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा था वो अब लोग समझने लगे हैं? बीजेपी के राष्ट्रवाद को लेकर भी अब सवाल लोग उठाने लगे हैं। आरके सिंह हैं, ये खुद बीजेपी के मंत्री रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आखिर किसने आदेश दिया पेट्रोलिंग हटाने के लिए चीन और भारत की सीमा से लगे पर, जो लगी सीमा है, और अरुणाचल से वीडियो आ रहे हैं। क्या यह है बीजेपी का राष्ट्रवाद? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, जबकि बात तो हुई थी घर में घुसकर मारने की। जब हमारी सेना बढ़त बनाए हुई थी, जब हम पीए के ऊपर कब्जा कर सकते थे, जब हमारी सेना टीवी अखबार के मुताबिक माने, ये सुशांत सिन्हा और ये कोई आर्या है, इन्होंने कहा था, रिटायर्ड मेजर हैं ये आर्या, कि भारतीय सेना कराची लाहौर में घुस गई है। तो सवाल है कि आखिर क्यों ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया गया? ये सब बड़े सवाल हैं। तो फिर आप कैसे राष्ट्रवादी हो सकते हैं? पुलवामा में आरडीएक्स कहां आया, ये अब तक पता नहीं चला। सोचिए, वाजपेयी की सरकार थी और विमान अपहरण हुआ था, उस समय यही डोभाल थे, और उस समय बीजेपी की सरकार ने आतंकी के सरगना को जाकर अफगानिस्तान में छोड़ा था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाजपेयी की सरकार थी तभी संसद हमला हुआ था। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, ये अब तक पता नहीं चला। और सोचिए इस देश में जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनको दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देश भर में टीवी अखबार भले चुप हो, लेकिन तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। यह है बीजेपी का राष्ट्रवाद, जहां स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। जेपी नड्डा बीमार पड़े, एम्स में इलाज करवा रहे हैं।
सोचिए, जब इस देश के प्रधानमंत्री मंत्री एम्स में इलाज करवाते हैं तो आम लोगों को एम्स जैसे अस्पताल नहीं मिलने चाहिए? क्या हुआ इस एम्स का? खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। क्या हुआ उस एम्स का जो बनना था दरभंगा में? बना कि नहीं अभी तक? मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, बिहार में मंगल पांडे, इन पर आरोप लग रहा है कि 300 करोड़ के डस्टबिन घोटाला हो गया। 1500 रुपए से लेकर 500 के डस्टबिन को इन्होंने 15,000 रुपए में खरीदा। 300 करोड़। सोचिए, कोई दलित पिछड़ा अगर मंत्री होता तो उसका इस्तीफा हो जाता। अब तो खैर मंत्री नहीं है, लेकिन अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता होता, बीएसपी का नेता होता, आरजेडी का नेता होता, अभी सरकार इन्हीं की है, लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार खबरें दिखाएगा, क्योंकि वहां मंगल पांडे हैं। अगर कोई मंगल यादव होता, कोई मंगल महतो होता, कोई मंगल कुशवाहा होता, कोई मंगल दास होता, कोई मंगल माझी होता, तो खबरें चलती टीवी अखबार पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो इस देश का टीवी अखबार है, जो पूरी तरह से जातिवादी मीडिया है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दलित पिछड़े जज इक्का दुक्का हैं, लेकिन टीवी अखबार वो जातिवाद का भेद किला है जहां आज भी दलित पिछड़ों का इंटर तक नहीं है। सोचिए, बंगाल में एक मुस्लिम शख्स ने बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज अपने स्कूल का हालात दिखाए। बीजेपी समर्थित लोगों ने जाकर उसके घर पर हमला किया और उसके पिता की हत्या कर दी। ये टीवी अखबार वाले दिन भर यूट्यूबर कहते हैं। सच्चाई है कि स्कूल, अस्पताल, दवाई की खबरें यूट्यूबर दिखा रहे हैं। इस देश में मुखिया के खिलाफ खबर लिखाना प्रधानमंत्री के खबर लिखाने से ज्यादा खतरनाक है। वो मुखिया टारगेट करेगा आपको। यूट्यूबर ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। वो गांव में काम कर रहे हैं, वो जिलों में काम कर रहे हैं, वो स्टेट कैपिटल में काम कर रहे हैं। और दिल्ली की जो मीडिया है, जो अपने आप को राष्ट्रीय मीडिया कहती है, जिसको 6,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट योगी देते हैं 8 साल में, और 6,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट बीजेपी देती है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मिलता है। लूट मची है, करोड़ों का टीवी अखबार को पैसा मिल रहा है। एडवर्टीजमेंट पर, प्रचार प्रसार पर 6,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने खर्च किया है 12 सालों में। 6,000 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ ने खर्चा किया है। अब कहा जा रहा है कि टीवी वाले, पहले अभी नियम था कि 1 घंटे में टीवी वाले 12 मिनट का ऐड दिखाएंगे, न्यूज चैनल वाले। अब सरकार उसको भी खत्म करने जा रही है, जितना मन हो उतना ऐड दिखाइए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो इस देश के टीवी अखबार को म्यूट कीजिए, बंद कीजिए, और उनको सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कीजिए, क्योंकि वो इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। वो इस देश में स्कूल के खिलाफ हैं, अस्पताल के खिलाफ हैं, गरीबी के बढ़ने के खिलाफ। सोचिए, पहले 80 करोड़ लोग राशन लेते थे, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 81 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो स्कूल पर नहीं बोल रहे हैं, अस्पताल पर नहीं बोल रहे हैं, और जो इन सवालों को उठाए उनको दिमागी नक्सली कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात है। वो तो अच्छा हुआ कि अभिजीत दीप के जैसा एक शख्स आता है नीट पेपर लीक को लेकर, उसने पूरा, सोचिए, ये मनन मिश्रा है, ये मनन मिश्रा बीजेपी के सांसद है, राज्यसभा सांसद। ये 8 सालों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख बने हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कॉकरोच शब्द बोला था, वहीं से कॉकरोच की पूरी खबर आई। बाद में उन्होंने सफाई दी कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। अब वही जज साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जाने वाले थे हैदराबाद के सबसे प्रतिष्ठित, देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज है। वहां छात्रों ने कहा कि हम जज साहब का विरोध करते हैं। तो चापलूस मनन मिश्रा उसमें कूद पड़े और उन्होंने कहा कि उन सब छात्रों को हम इस बार काउंसिल में रजिस्टर्ड ही नहीं होने देंगे, मतलब प्रैक्टिस करने से रोक देंगे, और जांच होगी। सौरभ दास ने इस खबर को पकड़ लिया। मनन मिश्रा का पूरा जन्म कुंडली सामने आ गया। मनन मिश्रा जो है वो 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं 1 साल में यात्रा पर। उसके बाद मनन मिश्रा के खिलाफ कॉकरोच ने कहा कि अब आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मनन मिश्रा फंस गए। अब उन्होंने बकायदा माफी मांग ली है, तो आम लोगों की ताकत दिखने लगी है, आम लोग सामने आने लगे हैं। सोचिए, सुल्तानपुर में तिवारी नाम के आरोपियों ने एक पटेल की हत्या की। अब प्रतापगढ़ में एक विश्वकर्मा नाम के युवक की 4 तिवारियों ने हत्या कर दी। ये खबरें टीवी अखबार पर नहीं चलेगी।
250 पुलिसकर्मी, याद है, ये अविनाश पांडे हैं, इनके खिलाफ अब जांच होगी। मेरठ में जो हत्या हुई थी एक एससी समाज की बच्ची की, जिसमें अविनाश पांडे ने प्रोटेस्टर्स को, रवि गौतम को जाके लॉकअप वैन में मारा था। अब 250 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जांच की बात कही गई, जिसमें अविनाश पांडे भी हैं। तो धीरे धीरे ही सही, जब जनता जागरूक होगी, जब आप अपने मुद्दे पर सवाल उठाएंगे, तभी आपको न्याय मिलेगा। और अब लगता है कि जेन जी और जेन अल्फा जागरूक हो गई है, और अब तो देखिए कॉकरोच, ओल्ड कॉकरोच भी जागरूक हो गए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए, और इस देश में लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है टीवी अखबार। और इसीलिए टीवी अखबार को आप लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया पर उसको मत देखिए, सोशल यूट्यूब पर भी मत देखिए, फेसबुक पर भी मत देखिए। वो आपके देखने से उनको पैसा मिल रहा है, और उसी से वो सरकार के साथ हैं, खासकर बीजेपी आरएसएस के साथ हैं। और इसकी वजह सिर्फ पैसा नहीं है, डर नहीं है, विचारधारा है, जाति है। ये बात इस देश के तमाम 90% लोगों को और खासकर गरीबों को भी समझना पड़ेगा। आपके बच्चों को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सरकारी स्कूल। सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोचिंग दिलवाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज नहीं ठीक करवाएंगे, नए कॉलेज नहीं बनाएंगे। कितना भी कोचिंग कर लीजिए, मान लीजिए 10 करोड़ लोग जो हैं युवा हैं, मेडिकल की सीट है 5 लाख मान लीजिए, और 10 लाख लोग देंगे एग्जाम, तो 5 लाख तो बैठेंगे ना। दुनिया भर में इतने ज्यादा कॉलेज, यूरोप में इतना कॉलेज है, अमेरिका में, यूरोप में, सरकारी भी और प्राइवेट भी, कि आपको जिस विषय में एडमिशन लेना है ले लीजिए और पढ़िए, जिस उम्र में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, और बाकायदा एग्जाम पास करना होता है और आप डॉक्टर बन सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी तय है वहां कि आप ग्रेजुएट हों, आप 10+2 की हो, हायर सेकेंडरी की हो। यहां जानबूझकर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा रहा है कि सब पढ़ लिख जाएगा तो गुलामी कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा। जो पढ़ लिख जाएगा वो सवाल पूछेगा, जो नहीं पढ़ लिख जाएगा वो भक्ति करेगा। बस यही बनाने की कोशिश कर रही है आरएसएस, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।